बॉलीवुड का मार्केट शेयर 40% पर आ चुका है अगर हम 2023 और 24 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को कंपेयर करें। बट वो बात अलग है कि एक्टर्स के डिमांड बढ़ते जा रहे हैं, बट उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बिलो एवरेज हैं। 2025 की 50% से ज़्यादा मिड बजट फिल्मों को सेल्व कर दिया गया है। वैसे ये बात आपको छोटी मोटी लगेगी जब आप इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल पढ़ोगे, जहाँ उन्होंने मेंशन किया है कि इंडस्ट्री वाले ये एक्टर्स को जब हायर करते हैं 1 दिन 2 दिन के रोल के लिए, उन्हें बुलाया जाता है उनके फुल पेमेंट का वादा करते हुए, जो कि काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू दी लीड एक्टर। बहुत कम डे एक्टर आते हैं 1 दिन के लिए, काम किया चलेगा, उनका पे 15 से 20 हज़ार के करीब होता है बहुत सारे एक्टर्स का। ये प्रोड्यूसर्स उनका पैसा मार जाते हैं। मतलब 2000 से लेकर 2015 तक जो फिल्म मेकर्स थे ना बॉलीवुड को, काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेते थे। एंड सिर्फ फिल्म मेकर्स ही नहीं, प्रोड्यूसर हो गए, एक्टर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, सबको रिस्क लेना, नए नए कहानियों को परस्यू करना, नए नए क्रिएटिव इनोवेशन करना पसंद था। बट जैसे जैसे कॉर्पोरेट का इंट्रूशन हुआ ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, वो एक फॉर्मूलेक सिनेमा की तरफ बढ़ने लगे। एंड इस कॉर्पोरेट इंट्रूशन की वजह से ना वो पूरे जो आर्टिस्टिक इनोवेशन था, सिनेमैटिक इनोवेशन था, सिनेमा जिस तरह से इवॉल्व करा था ना, वो स्टक हो गया एक रीमेक एंड सीक्वल्स के लुक में। बट ये जो फॉर्मूलेक सिनेमा है ना, वो पिछले 4 साल से काफ़ी बुरी तरह से पिट रहा है बिकॉज ऑफ तेलुगु एंड मलयालम सिनेमा, क्योंकि वो इनोवेटिव सिनेमा को हमारे सामने लेकर आ रहे हैं, पैन इंडिया रिलीज दे रहे हैं विथ मोर डेप्थ एंड मोर इंडियन रूटेड कल्चर। जिस बात को शोभित सरकार जिन्होंने पिंक जैसी मूवी बनाई है, उन्होंने अपने रिसेंट इंटरव्यू में बहुत बेहतरीन ढंग से इस बात को पॉइंट आउट किया ऑडियंस के लिए कि जो है फिल्म मेकर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड एक्टर्स जो एज ए क्रिएटिव लोग हैं, ये लोग मतलब हम लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं। क्योंकि देखो, स्टोरी टेलिंग और जो कहानी जब बोलते हो, आप कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं बोल सकते। आपको कहीं ना कहीं एक रिस्क लेना पड़ेगा। आपको नए सब्जेक्ट, नए इंसाइटफुल सब्जेक्ट्स जो किसी भी जॉनर में हो, वो आपको लाना पड़ेगा। मैं उस बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, लोगों का पर्सनल एंतोराज क्या होता है और क्या चार्ज कर रहे हैं, लेकिन इतना श्योर है कि जितने हमारे यहाँ पे जो पॉपुलर एक्टर हैं, उनको नीचे आना पड़ेगा कॉस्ट लेके। तो चलिए जानते हैं कैसे एक्टर्स की हाई डिमांड नॉन फिल्म मेकर्स का क्रिएटिविटी में हाथ एसेंस ऑफ सिनेमा को बदल रहा है एंड पुशिंग हरसेल्फ इनटू क्रिएटिव कंजर्वेटिज्म। तो सबसे पहले आपका पहला सवाल टैकल करेंगे हम लोग कि बॉलीवुड रिस्क लेने से भाग क्यों रहा है। तो करण जौहर ने पॉप डायरी से एक इंटरव्यू में डिस्कस करते हुए बॉलीवुड के क्राइसिस को बेसिकली डिस्कस करते हुए एक्सप्लेन किया था कि जो एक्टर की डिमांड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड एक एक्टर मिड बजट फिल्मों के लिए जहाँ 3-4 करोड़ डिमांड करते थे, आज के डेट में वही एक्टर सेम मिड बजट फिल्मों के लिए 35 से 50 करोड़ के करीब डिमांड करते हैं। हालांकि जो उनकी ओपनिंग डेज है ना, वो 3 करोड़ की भी नहीं होती। ये पूरा मामला एक डिस्पैरिटी क्रिएट कर रहा है इन्वेस्टर्स के मन में। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं मिड बजट फिल्मों में, क्योंकि उनका आउटपुट उस लेवल का नहीं है। वो एक मिड बजट फिल्म में 100 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं तो उनका जो आउटपुट है, जो प्रॉफिट है, वो रिकवर तक नहीं होता है। इवन मूवी अपने ब्रेक इवन पर नहीं पहुंच पा रही है एंड उनका पूरा पैसा डूब जा रहा है। तो उनमें एक डर का माहौल है कि भाई अगर हम इस एक्टर में, जो कि काफ़ी न्यू कॉमर है, या फिर ये कहानी जो मिड बजट की है, उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ना ही उसे कोई डिजिटल राइट्स खरीदने वाला है, ना ही उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़िया आएगा। तो फिर मैं किस बेसिस पे उस कहानी में इन्वेस्ट करूं। एंड ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर जितना पैसा एक पिक्चर में डाल रहा है, वो पूरा पैसा उस पिक्चर में यूज़ हो रहा है। बेसिकली जितना पैसा एक इन्वेस्टर एक पिक्चर में डाल रहा है, वो बिग बजट फिल्म में हो या फिर मिड बजट फिल्म में हो, उसका 50% से ज़्यादा शेयर एक्टर्स को देने में चला जाता है, उनकी खातिरदारी करने में चली जाती है, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। बट अगर हम एक 1000 करोड़ की पिक्चर की बात करें, जैसे कि प्रभास की पिक्चर हो गई, अक्षय कुमार की, सलमान खान की, शाहरुख खान की, दे चार्ज ऑलमोस्ट 200 to 300 करोड़। अभी जो रिसेंट न्यूज़ आई थी पुष्पा को लेके, तो अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 के लिए आई गेस 350 करोड़ चार्ज किए थे। मूवी का बजट 1000 करोड़ था। एंड बाकी एक्टर एक्ट्रेस को मिला लें जो भी हैं, मतलब लीड रोल में, तो उनका मिला के 500 करोड़ हो गया होगा बजट एक्टर्स को देने में। तो मूवी बेसिकली 500 करोड़ में बनाई गई। उसमें से भी भाई डेली के एक्सपेंसेस हो गए, लोकेशन एक्सपेंसेस हो गए, छोटे मोटे जो क्रू है उनकी पैसे अलग से हो गए, फिर एडिटिंग वगैरह 40 हम हटा दे तब उसकी मैं बातें कर रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी है, क्योंकि अगर एक इन्वेस्टर 500 करोड़ एक पिक्चर में लगाता है तो भाई 250 करोड़ तो एक्टर्स लेके चले जाते हैं। पिक्चर की क्वालिटी कहाँ से बेहतर होगी? जिस पिक्चर में एक्टर पैसे कम लेते हैं उस पिक्चर की क्वालिटी दिखती है। इवन दो वो पिक्चर क्यों 50 करोड़ में क्यों ना बनी हो, लाइक कंटारा हो गई, अपना तुम्बाड़ हो गई, उनका बजट बहुत कम था बट स्टिल द क्वालिटी साइंस, लाइक जितनी मूवीज़ देख लो वो 20 करोड़ की पिक्चर लगती ही नहीं है। कंटारा हो गई या फिर तुम्बाड़ हो गई, मुंजिया हो गई, दे लुक्स लाइक सम बिग मूवीज़। देखो, हम आगे बढ़ने से पहले एक और डिस्टर्बिंग केस जान लेते हैं, जहाँ एक एक्टर ने अपने लिए और अपने हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, बॉडीगार्ड्स के लिए 15,000 का लंच ऑर्डर किया था, जिस लंच में कॉफ़ी एंड कुछ वेगन फूड्स इंक्लूडेड थे। एंड ऐसा ही था कि प्रोडक्शन हाउस ने उनके लिए लंच तैयार नहीं रखा था, बेसिकली उनके लिए पूरा मेन्यू तैयार था, बट उन्हें उसी रेस्टोरेंट से खाने थे और उसका बिल भी प्रोडक्शन हाउस देता है।
अब देखो ये बहुत क्राइसिस वाली बात नहीं है, बहुत डिवास्टेटिंग बात नहीं है, लेकिन ये डिवास्टेटिंग बात इसलिए हो जाती है क्योंकि बॉलीवुड एज ए इंडस्ट्री एक साल में 10 से ज़्यादा बिग बजट फिल्में नहीं निकालता है। एंड जब एक्टर्स इस तरह की हरकतें करते हैं तो बेसिकली मिड बजट फिल्मों का क्रंच आ जाता है, जिसके चक्कर में लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा मिड बजट फिल्मों को सेल किया गया था, लाइक द इंटर्न जो कि रीमेक होने वाली, खलनायक, राम लखन, जी ले जरा, चक द एक्सप्रेस, ये सारी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि या तो डिले कर दी गई हैं या तो स्क्रैप कर दी गई हैं। एंड ये जो पूरा मामला है ना कि बिग बजट फिल्में 10 बन गई, मिड बजट फिल्मों को रिड्यूस कर दिया गया, उससे एक इकोनॉमिक स्क्यूज आ जा रहा है मार्केट में, जो कि प्रोड्यूसर को एक बहुत बेहूदे स्टेज पर ले जाकर खड़ा कर देता है, जहाँ पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हर साल बढ़ते जा रही हैं एंड जो रिकवरी है, रेवेन्यू रिकवरी, वो हर साल गिरते जा रहे हैं। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ तो रहे हैं बट जो रेवेन्यू रिकवरी है ना वो नहीं हो पा रहा, ना ही डिजिटल राइट्स बेचने से, ना ही थिएटिकल रिलीजेस से। एंड बिग बजट फिल्मों के साथ ये ज़्यादा है भाई, मिड बजट फिल्में तो बॉलीवुड ऐसे ही कम कर चुका है क्योंकि भाई कोई एक्टर्स कम पैसे में काम करने को तैयार नहीं, कम कैसे क्या मतलब एक्स्ट्रा ही सबको मांगने हैं, तो उस चक्कर में इकोनॉमिक स्क्यूज आया पड़ा है। बिग बजट फिल्में चल नहीं रही हैं और मिड बजट फिल्में 50% से रिड्यूस कर दी गई हैं, मतलब पहले अगर 50 बनती थी तो अब 25 ही बन रही हैं, तो बेसिकली जो पूरा पैसा का आवागमन था वो डिसरप्ट हो चुका है आज के डेट में। एंड बॉलीवुड इस विशियस साइकिल में फंस चुका है जहाँ वो पिक्चर तो बनाते हैं बहुत पैसे डाल के, लेकिन उसका रिव्यू नहीं आता है, फिर रिव्यू नहीं आता तो वो छोटे पिक्चरों में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, तो वो फिर स्टक हो जाते हैं एंड फिर वो वही सेफ एंड सिक्योर रास्ता खोजने लगते हैं ऑफ सीक्वल्स एंड रीमेक। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें शुरू कब हुई, मतलब ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन है बॉलीवुड का वो स्टार्ट कब से हुआ एंड वो इतने तेजी से बॉलीवुड एज ए इंडस्ट्री में कैसे पेनिट्रेट कर पाता है। जो कॉर्पोरेटाइजेशन है बॉलीवुड का वो 2000 के बाद शुरू हुआ था एंड इस कॉर्पोरेटाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है चेंजिंग द फंडामेंटल्स ऑफ प्रोडक्शन। पहले मूवीज़ का बनना एक ऑर्गेनिक प्रोसेस हुआ करती थी बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स, बट विद टाइम ये पूरा इवॉल्व हो चुकी है एंड अब एक फिल्म के बनने के पीछे एक चेन ऑफ नॉन फिल्म मेकर्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि फिल्म बनेगी कि नहीं, बनेगी तो कैसी बनेगी, कौन सा एजेंडा फॉलो करेगी, कौन उसमें एक्टर होगा, मूवी का नैरेटिव कैसे होना चाहिए, किस चीज़ को हर्ट नहीं करना है, किसके सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना है। उसमें लेयर्स ऑफ फिल्टर्स ऐड कर दिए जाते हैं जिससे जो ऑथेंटिसिटी है ना कहानी की वो फिल्म मेकर्स के आने के पहले ही खत्म हो जाती है एंड जिसके कारण जो बेहतरीन फिल्म मेकर्स हैं ना वो पहले ही साइड लैंड हो जाते हैं। फिर जो बचे कुछ फिल्म मेकर्स हैं उनको फोर्स कर दिया जाता है उस नैरेटिव के अंदर अपने फिल्म क्रिएटिविटी दिखाने का, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता अगर आप क्रिएटिविटी को एक बक्से में डाल दो, एक ऐसा बक्सा जो कि आप डिटरमाइन नहीं कर रहे हो ना, तो फिर वहाँ पे क्रिएटिविटी मर जाती है, वो एसेंस मर जाता है, फिल्म का जो पूरा नैरेटिव है, जो फील है, जो ऑथेंटिसिटी है ना वही खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि नंबर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक मूवी के सक्सेस में रेदर देन द इनोवेशन, द फील, द इमोशंस, द साइकोलॉजी, द ह्यूमन इवोल्यूशन। क्योंकि आफ्टर पेंडेमिक इंडियन ऑडियंस हैव इवॉल्व एंड दे वांट मोर सोफिस्टिकेटेड सिनेमा, बट ये जो डेटाज है ना वो 10 साल के ट्रेंड को फॉलो करते हुए, 10 साल के हो रही चीज़ों को फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं एंड वो डेटाज फील कर रहे हैं, जिस बात को नॉन फिल्म मेकर्स, नॉन मूवी लेवर्स कभी समझ ही नहीं पाएंगे। वैसे ये जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको सैम बेनेगल ने बहुत बेहतरीन ढंग से एक इंटरव्यू में कहा था, जहाँ पे वो बोलते हैं, इट स्टूडियो बैक्ड फिल्म इज लाइक अ फैक्ट्री लाइन, द प्रोड्यूसर्स वर्क आउट मोर डिटेल्स एंड फिल्म मेकर्स मे हैव टू डायरेक्ट द फिल्म फिजिकली, he said. He also mentioned that he would not be comfortable in such setting for filmmaking. मतलब जो मैंने बात कही वो सैम बेनेगल ने भी बात की, मतलब ये बेसिकली कॉर्पोरेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि राइटर्स, फिल्म मेकर सब इस बात को पॉइंट आउट करते हैं बट प्रोड्यूसर्स को ये बात समझनी ही नहीं है। चलो नेक्स्ट समझते हैं कैसे रीमेक और सीक्वल्स एक बहुत बड़ी एपिडेमिक है इस इंडस्ट्री के लिए। ये सिर्फ क्रिएटिव स्टैग्नेशन नहीं लाते, उससे ज़्यादा गहरा दाग छोड़ते हैं इंडस्ट्री के ऊपर। देखो इंडस्ट्री का कंटिन्यूस फेलियर जो था ना नए इनोवेटिव सिनेमा को लेकर, उस चीज़ ने इंडस्ट्री में एक बिलीफ सिस्टम इस्टेब्लिश कर दिया कि अगर हम सीक्वल्स एंड रीमेक्स बनाएंगे तो उनके सक्सेस के रेट ज़्यादा हैं एंड जिसमें इंडस्ट्री के लोगों की बिल्कुल गलती नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हमने देख रखे हैं, रावण हो गई एंड काफ़ी और भी हैं जो कि वर्क नहीं करें, तो इंडस्ट्री वालों को लगा कि यार the easy way out and the safest way is to just make sequel and remake and make some goddamn money। बट इस सीक्वल से सिलसिले ने एक क्रिएटिव बैंक्रप्सी ला दी, क्योंकि जहाँ सीक्वल्स वाली कहानी या फिर रीमेक वाली कहानियों की राइटिंग कॉस्ट कम पड़ते थे, अब राइटर्स को नई कहानियों के लिए भी वही कम पैसे देने की आदत पड़ जाती है, जिससे क्रिएटिव स्टैग्नेशन आ गया, क्रिएटिव बैंक्रप्सी आ गई, क्रिएटिविटी खत्म होने लगी इंडस्ट्री में बेसिकली। क्योंकि अब भाई जब राइटर सर्वाइवल के लिए लिखते हैं ना तो उनकी क्रिएटिविटी उतनी निखर के आती नहीं है। जब आप भरे पेट होते हो, आपका परिवार भरा पेट होता है, तो आप बेहतरीन ढंग से सोच पाते हो, लिख पाते हो, समझ पाते हो, इमोशंस को एक्सप्लोर कर पाते हो। बात रही सीक्वल्स की, तो जो बॉलीवुड के सीक्वल्स है ना वो एक्चुअल में सीक्वल्स हैं नहीं। वार 2 हो गया या फिर सरदार 2 हो गया, ज्वाला 3
फिर चोर 26 समझ में आता है, हाउसफुल 5 मुझे समझ में आता क्यों है, वेलकम 3 का मुझे समझ में नहीं आता, बागी 4 का तो बिल्कुल मुझे ये जो ट्रेंड चल रहा है सीक्वल्स वाला ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं एंड मैं इससे रेजोनेट नहीं कर पाता हूँ बिकॉज मेरे लिए सीक्वल्स हॉलीवुड वाले निकालते हैं, इंटरनेशनल सिनेमाज निकालते हैं, लाइक अपना पूरा फ्रेंचाइज होती है भाई, उनकी सीक्वल्स होती है, पूरी फ्रेंचाइज होती है, या फिर नार्निया जैसे ट्रायोलॉजी हो गई, या फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग जैसे ट्रायोलॉजी हो गई, हैरी पॉटर तो पूरी एक फिल्म फ्रेंचाइज है, या फिर हमारे MIB हो गया, दे आर एक्चुअल सीक्वल्स। या फिर हम साउथ में देखें तो बाहुबली 1 और 2 को मैं एक सीक्वल मूवी मानता हूँ। तो इंडिया में जितने भी सीक्वल्स आ रहे हैं या फिर डुओलॉजी ट्रायोलॉजी आ रही है, आई डोंट कंसिडर देम एज सीक्वल्स एंड अ प्री प्लान्ड फिल्म यूनिवर्स बिकॉज दे आर नेवर प्री प्लान्ड, दे आर जस्ट सिचुएशनल कि प्रॉफिट हो गया तो चलो उस पर मिल्क कर लेते हैं एंड दैट्स वाई मेजोरिटी ऑफ द बॉलीवुड की बेसिकली सीक्वल मूवीज फेल कर रही हैं, बॉलीवुड की फेल करें, साउथ इंडियन की स्टिल दे पुल ऑफ देयर ऑथेंटिसिटी, देयर दे बिल्ड अ कनेक्ट, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कनेक्ट बिल्ड कर सकते हैं, बट बॉलीवुड वाले 10-10 साल बाद सीक्वल्स निकाल रहे हैं तो वो कनेक्ट करना, रीस्टैब्लिश करना कनेक्ट को बहुत मुश्किल हो जा रहा है। बट जितने भी साउथ के भी रिसेंटली डुओलॉजी या फिर ट्रायोलॉजी चल रही है ना, वो आज के प्रेजेंट डे में रिलीज हुई हैं, तो उन्होंने उसी नैरेटिव से उस कहानी को लिखा, उसी नैरेटिव से उस मूवी को खत्म भी किया है। बट बॉलीवुड सिनेमा के साथ ऐसा कुछ नहीं था, उनका वार यूनिवर्स हो जाए, मतलब क्या वार ही यूनिवर्स है ना, पुलिस यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स हो जाए या फिर पुलिस यूनिवर्स, जो भी हो, दे आर ऑल बुलशिट्स, बस ट्रेंड को फॉलो करना चाह रहे हैं, पैसा ग्रैब करना चाह रहे हैं, जो कि हो भी नहीं पा रहा है। एंड ये जो पूरा रीमेक एंड सीक्वल हमारा था ना, डिजास्टर बन गया इंडस्ट्री के लिए, एंड इसके साथ इस डिजास्टर के आने में क्रिएटिव बैंक्रप्सी भी आ गई इंडस्ट्री में, जिसके कारण नई एंड इनोवेटिव कहानियाँ निकल ही नहीं रही हैं। देखो स्टार्टिंग में सारी चीज़ें काम कर रही थी, बट अब ये सारी चीज़ें रिपीटेटिव लगने लगी हैं, कोई भी क्रिएटिव इनोवेशन नहीं है, एंड ये जो पूरी सीक्वेंस एंड रीमेक वाली बातें हैं ना, वो इंडस्ट्री के क्रिएटिव अपलिफ्टमेंट को लिमिट कर देती हैं। और बाकी तुम्हें पता है तुम रीमेक मूवीज़ क्यों नहीं देख रहे हो, मैं सीक्वल्स की तो बात नहीं करूँगा कि लोग देखने जाते हैं, बट या मैं जानता हूँ एंड तुम भी जानते हो तुम रीमेक क्यों नहीं देखने जा रहे हो। एंड पता है इसमें से मेकर्स की गलती नहीं है, बट ये जो पैंडमिक था ना, उसका बहुत बड़ा हाथ है इस पूरे चीज़ को डिसरप्ट करने में। तो चलो जानते हैं कैसे ऑडियंस का इवोल्यूशन इंडस्ट्री वाले समझ नहीं पाए एंड दे आर स्टिल डूइंग द सेम मिस्टेक विच दे आर डूइंग 2 years बैक। देखो पैंडमिक के बाद ऑडियंस सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं, उन्होंने इतना इंटरनेशनल सिनेमा, रीजनल सिनेमा को कंज्यूम किया है कि अब उन्हें कुछ सोफिस्टिकेटेड चाहिए, कुछ ऐसा जो कि इवोकेटिव हो, जो कि प्रीमियम हो, जो इवॉल्विंग हो, इनोवेटिव हो, होलसम हो। उन्हें बस स्क्रोल बेस्ड कंटेंट नहीं देखना कि भाई देखा भूल गया, क्योंकि भाई रील पे वही चल रहा है, वो 24 घंटे में 6 घंटे का रील स्क्रॉल करते हैं तो 6 घंटे वही करते हैं, देखा भूल गया। बट मूवी के साथ अब लोगों को चाहिए कि जो मैं देख रहा हूँ ना, वो मुझे याद रहे, वो मुझे कुछ सिखाए या फिर कुछ ऐसा दे, कुछ ऐसे इंटरटेन करे कि मैं कभी भूल ना पाऊँ। एंड अगर आप वो नहीं दे पा रहे हो तो लोग 200-400 खर्च करके थिएटर में नहीं आएंगे एंड आपकी फिल्में कभी परफॉर्म नहीं करेंगी अच्छा। बेसिकली ऑडियंस को चाहिए सब्सटेंस, इनोवेशन, engaging narrative rather than some big shot with big budget, lacking the courage of being original with innovation in residing creativity। एंड भाई एक्टर्स एक सूडो रियलिटी में जी रहे हैं एंड जिस सूडो रियलिटी को वो एक फिल्म में भी इम्पोज करना चाहते हैं, जिसके चक्कर में भाई बिग बजट मूवीज फेल कर रही हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और एक बात नोटिस करने वाली है कि किसी मूवी की हाइप उसे सक्सेस नहीं दिला सकती, लाइक सिंघम अगेन हो गया या फिर भूल भुलैया हो गया। उनका जो ओपनिंग डे था ना वो काफ़ी बेहतरीन था, लेकिन अगले ही दिन से उनको उनमें एक स्टीप फॉल आया। मतलब भाई अगर पहले दिन वो 50 करोड़ कमाते हैं, दूसरे दिन वो 10 करोड़ 5 करोड़ पर ड्रॉप कर जाते हैं। इट्स दैट बैड। तो मतलब आप एक फेक हाइप क्रिएट कर दो, हाइप का वेव क्रिएट क्यों ना कर दो, लेकिन अगर सेकेंड डे आते आते ओरिजिनलिटी बाहर आ जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा कि आपने क्या गंद फैलाई है, तो लोग नहीं जाएंगे। एंड इस बार तो कुछ ऐसा भी हुआ इंटरनेशनल सिनेमा के साथ ही, कुछ अच्छी फिल्मों की रिलीज़ के बाद भी उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बैड आया, लाइक थंडरबोल्ट्स जिसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला। मैंने अभी तक थंडरबोल्ट्स नहीं देखा एंड मैं उसके लिए गाली नहीं सुनना चाहता कि मुझे भाई मैं बगल वाले थिएटर वालों ने नहीं लगाई, मैं 50 किलोमीटर ट्रैवल करके नहीं जाना चाहता था पिक्चर देखने। वेल बट मैंने अपने मिशन इम्पॉसिबल का लास्ट पार्ट देखा एंड मूवी वॉज क्वाइट गुड, बट स्टिल द मूवी फेल्स एट बॉक्स ऑफिस। अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट है जहाँ उन्होंने जस्ट ब्रेक इवन किया, मूवी को बनने में 400 करोड़ के करीब लगे थे एंड अभी मूवी 500 करोड़ पर है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कितना ज़्यादा डिसरप्शन है मार्केट में, अच्छी पिक्चरें भी नहीं चल पा रही हैं। तो आप अगर बेयर मिनिमम एफर्ट भी नहीं करते अपनी फिल्मों में, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करो कि इंडियन ऑडियंस आपके चुटियापे का पार्ट बने। एंड ऊपर से बॉलीवुड के सामने एक बड़ा पहाड़ आए खड़ा हो चुका, लिटरली पहाड़ है भाई। साउथ का जो चैलेंज है ना भाई बहुत बड़ा है। तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ जो सिनेमा है ना वो बॉलीवुड की बहुत गंदी मार रहा है। मतलब उनका जो मार्केट शेयर है अपना तेलुगु और मलयालम सिनेमा का, वो आज के डेट में 2025 में 60% है एंड जो बॉलीवुड का है वो 40% है, जो कि पहले बॉलीवुड 60-70% ऑफ द मार्केट इन द मूवी सीन कैप्चर करके रखता था। आज वो रिड्यूस हो चुका है 40%। पहले इनका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 40-45 पे चला जा चुका है एंड 5-6% में अपने कन्नड़ एंड और जो बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं वो है। ये एक
क्या बोलते हैं अप्रॉक्स डेटा है। एंड पता है जो मलयालम एंड तेलुगु सिनेमा है ना, वो ज़्यादा प्रॉफिट पता है कैसे बनाते हैं, वो 20 करोड़ की पिक्चर बनाते हैं, वो पिक्चर 100-150 करोड़ कमा लेती है बॉक्स ऑफिस पर। फिर उसका जो डिजिटल राइट्स है वो भी वो काफ़ी महंगे में बेचते हैं, जिसके कारण उन्हें डबल प्रॉफिट होता है। बट वो सेम चीज़ें अपने बॉलीवुड के साथ है नहीं। वो पिक्चर बनाते हैं मिड बजट फिल्म में 100-200 करोड़ में, 150 करोड़ में, उनकी पिक्चर 50 करोड़ भी नहीं कमाती। फिर जब वो डिजिटल राइट बेचने जाते हैं तो डिजिटल राइट्स वालों ने भी अब ड्रामा कर दिया है कि भाई आपकी मूवी कितना अच्छा बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म करती है, उसके हिसाब से हम आपकी मूवी को लेंगे। एंड अभी एक एक्ट्रेस की मूवी आई थी, मुझे एक्ट्रेस का नाम नहीं याद आ रहा, उसकी बॉक्स ऑफिस से पिक्चर मतलब 50 करोड़ पिक्चर बनी थी, 5-6 करोड़ बॉक्स ऑफिस पे कमाई। जब वो OTT रिलीज़ के लिए गए, OTT वालों ने बोल दिया भाई आपकी पिक्चर नहीं लें, किसी भी OTT वालों ने नहीं लिया। एंड एट द एंड सर उन्होंने यूट्यूब पे निकाल लिया, फिर टीवी पे डायरेक्ट रिलीज़ कर दी, पता नहीं। मतलब भाई उनकी पिक्चर कोई देखना ही नहीं चाहता था। तो आप समझ रहे हो कि 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ आप पिक्चरों में लगाते हो, आपकी बॉक्स ऑफिस से रिटर्न नहीं आते हैं। एंड फिर आप चाहते हो कि भाई मैं डिजिटल भेज दूँ, डिजिटली भी अब इतने ज़्यादा वो इवॉल्व हो चुके हैं कि भाई आपका कैसा परफॉर्मेंस है थिएटर पे, उस हिसाब से आपके पिक्चर को पैसा देंगे। नहीं तो भाई आप गाजर मूली का भाव बेचो हमें अपनी पिक्चर। अगर हम अब साउथ की मिड बजट फिल्मों का नाम ले जो कि 100 करोड़ के ऊपर अर्निंग कर चुके हैं, तो आवेशम हो गया, प्रेमलू हो गया, मजुमल बॉयज़ हो गया, दी गोट लाइफ हो गया, ब्रह्म युगम हो गया, अनमली 4 हो गया, या फिर हनुमान वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी है। ब्रह्म युगम भी काफ़ी अच्छी हॉरिफाइंग साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। मंजुमल बॉयज़ भी काफ़ी अच्छी मूवी है। आपका आवेशम तो भाई वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है। लाइक आई लव दैट मूवी। मुझे कॉमेडी उतनी पसंद नहीं बट आई एंजॉयड दैट मूवी। एंड जिस तरह उसमें भाईचारा, बॉन्ड एंड सारी चीज़ एक्सप्लोर किया जाता है, दैट्स क्वाइट इंप्रेसिव। अगर नहीं देखिए तो जाके देखो। इन मूवीज़ का नाम लेके मैं किसी इंडस्ट्री को डिमीन नहीं कर रहा, बट ये मूवीज़ का नाम लेना एक लर्निंग है बॉलीवुड के लिए कि बड़े एक्टर्स, बड़ी बजट एक फिल्म को बेहतर नहीं बनाती, बल्कि उसका नैरेटिव, उसका मटेरियल, उसकी स्टोरी एक फिल्म को बेहतर बनाती है। एंड जिसमें साउथ वाले काफ़ी बेहतरीन ढंग से खेलते हैं। एंड ये बात बॉलीवुड को सीखनी चाहिए, जो कि सीखने में बहुत पीछे है बॉलीवुड, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते कि एक बेहतरीन मूवी ऐसे बनती है। उसका नैरेटिव स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें मटेरियल होना चाहिए। कहानी में आप बड़े स्टार्स को ला लोगे, बट अगर कहानी में वो अपील नहीं ना होगी तो कोई भी सिर्फ बड़े स्टार को एक बार देखने को चला जाएगा, वो जो उसका फ़ैन होगा। बट पीपल लाइक मी जिनको सिनेमा देखना पसंद है, कहानियाँ एक्सपीरियंस करना पसंद है, वो कभी नहीं जाएंगे देखने। मुझे कोई भी एज एन बिग स्टार में से कोई पसंद नहीं है, बट मैं उनकी मूवीज़ इसलिए देखने जाता हूँ क्योंकि पहले तो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। कई बार मुझे पता होता है मूवी बकवास होगी, तब भी मैं जाता हूँ कि मुझे वीडियो बनाना है। बट कुछ मूवीज़ होती है जनरली जिसे मैं देखना चाहता हूँ, जैसे कि सितारे ज़मीन पर एक रीमेक होने के बावजूद ही मैं उसे देखने जाना चाहता हूँ। उसमें एक अपील है जो कि मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो जो रेगुलर मूवीज़ व्यूअर्स नहीं है, जिन्हें कुछ एक्सपीरियंस करना है, तो सिर्फ आप एक एक्टर के बेसिस पर उन्हें एक्सपीरियंस नहीं करवा सकते। रैदर आपको एक पोटेंशियल नैरेटिव बिल्ड करना हो अपने कहानी में, जो कि लोग याद रख सकें, जिसके बारे में लोग चर्चा करें एंड बोले दूसरे लोग कि भाई जाके देख। लोग ऐसा ना बोले कि भाई शाहरुख खान को देखना है तो चले जा, सल्लू भाई का फ़ैन है भाई चला जा, क्योंकि 90% ऑफ द बिग बजट फिल्मों में हम ऐसा ही बोलते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा रिव्यू और क्रिटिक नहीं हूँ, मुझे अपने ओपिनियन रखना मूवीज़ के अराउंड पसंद है। एंड ये जस्ट मेरी एक एनालिसिस है पूरे इंडस्ट्री को लेकर, अलग अलग आर्टिकल्स एंड सोर्सेज पढ़कर मुझे ये समझ में आया कि ये प्रॉब्लम्स है बेसिकली, जिसके कारण बॉलीवुड एज अ इंडस्ट्री फेल कर रही है। एंड आई डोंट थिंक कि किसी ने भी इतने डेप्थ में इस टॉपिक पर बात कर रखी है। अगर किसी ने कर रखी है तो मुझे उसका नाम बताओ, मैं देखना चाहूँगा भाई उस चैनल को। अब सबसे मेन टॉपिक राइटर्स की शॉर्टेज, या फिर हम इसे टैलेंट क्राइसिस का भी नाम दे सकते हैं, जहाँ राइटर्स को सर्वाइवल मोड पर जाना पड़ रहा है। क्योंकि एक स्टोरी लिखने के लिए, जिसको लिखने के लिए एक राइटर 2, 4, 5, 6 महीने लेता है, साल भर लेता है, उसके लिए एक राइटर को 10 से 12 लाख दिए जाते हैं। जहाँ की एक एक्टर का हेयर स्टाइलिस्ट एक दिन में 1-1 लाख चार्ज कर देता है, उसका मेकअप आर्टिस्ट 50-50 हज़ार एक दिन का चार्ज कर देता है। एंड एक शूट 30 से 40-60 दिन चलती है। तो समझ लीजिए आपको एक हेयर स्टाइलिस्ट, एक मेकअप आर्टिस्ट कितना ज़्यादा अर्न करते हैं एज़ कम्पेयर टू अ राइटर जो एक कहानी लिखता है, जो कि उस फिल्म की बैकबोन है। आप बैकबोन को फीड करना नहीं चाहते, आप उसे एक सर्वाइवल मोड पर भेज रहे हैं, जिसके कारण वो अपनी क्रिएटिविटी को निखार नहीं पा रहा है, आप तक पहुंचा नहीं पा रहा है। एंड फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि कहानी बेटर परफॉर्म करे। और अगर हम किसी फिल्म के फेल पर बात करते हैं तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि राइटिंग में कमी थी। जनरली लोगों को एक्टिंग के नुआंसेस उतने अच्छे से पता नहीं होते, एंड सबको एक्टिंग का उतना डेप्थ नॉलेज नहीं होता। मतलब मुझे भी नहीं है यार, तो मैं भी ज़्यादा एक्टिंग पे बातें नहीं करता, मैं भी राइटिंग पे भी बात, लेकिन राइटिंग से समझ में आता है आपको। जब आप मूवी देखते हैं तो समझ में आता है कि राइटिंग में कितने डेप्थ है, कितने लेयर्स है, कितनी ओरिजिनलिटी है, वो समझ में आता है। एंड जब वो फील नहीं होता है तो आप हमेशा राइटर को ही गाली देते हो या फिर डायरेक्टर को ही गाली देते हो। आप कभी भी जनरली एक्टर्स को बहुत कम गालियाँ सुनने को मिलती हैं मूवी के फेल होने पे, या ठीक है उनके नाम पे पिक्चरें चलती हैं, बट एक राइटर जब बैकबोन है तो आपको उसके डिजर्विंग अमाउंट देनी चाहिए। एंड ये जो लो पेमेंट वाले चक्करों में नए राइटर्स ही ज़्यादा फंसते हैं, जहाँ उनको भाई 5-6 लाख दे के एक बढ़िया कहानी खरीद ली जाती है। एंड कई सारे एक्सपीरियंस राइटर्स को भी उस लेवल का पेमेंट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, क्योंकि अगर एक राइटर साल भर लगा रहे कहानी को लिखने में,
फिर आप उस कहानी को लिखने के लिए जस्ट 5-6 लाख रुपए देते हो, तो भाई वो साल भर के नीड्स भी मीट नहीं कर पाएगा बॉम्बे जैसे शहर में। एंड पता है, जो मैंने राइटर के क्राइसिस एंड राइटर के क्रिएटिव स्टैग्नेशन के ऊपर बात की, क्रिएटिव बैंक्रप्सी के ऊपर बात की, उस बात को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास बहुत पुख्ता सबूत है, जो कि है मूवीज़ का रिलीज़ होना। मूवीज़ लाइक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तुम बाड़, ये जवानी है दीवानी, सनम तेरी कसम, ये जो मूवीज़ हैं, ये जब रिलीज़ हुई तो ये एक प्रूफ, एक स्टेटमेंट देती हैं कि हमारे पास ऑथेंटिसिटी, कंपेलिंग नरेटिव, इंगेजिंग एंड डीपर कहानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। एंड बेसिकली हम एक क्रिएटिव बैंक्रप्सी के स्टेज पर खड़े हैं, जिसके कारण अब हमें अपनी तुम छुपाने के लिए पुरानी मूवीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। बेसिकली इन सारी मूवीज़ को फिर से रिलीव करना थिएटर में मेरे लिए बहुत बेहतरीन बातें थी, बट ये इंडस्ट्री के प्रेजेंट कंडीशन को प्रेजेंट करने में काफ़ी सक्षम है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अब ये भाई तूने तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी कमियाँ, इतने सारे प्रॉब्लम्स तो एक्सप्लेन कर दिए, बट अगर सॉल्व करना हुआ तो तू कैसे करेगा? तो देखो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे पास डेटा नहीं है, मेरे पास उतना नॉलेज एंड सपोर्ट नहीं है। मेरी बात अगर कोई सुनता भी है तो आई फील जैसे कि मुंजिया मूवी थी, जो कि 30 करोड़ में बनी थी, आर्टिकल 370 20 करोड़ में बनी थी, मडगांव एक्सप्रेस 30 करोड़ में बनी थी। ये कुछ ऐसी लो बजट मूवीज़ हैं, बट इनका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो अराउंड एंड मोर देन 100 करोड़ था, जो कि एक लर्निंग की तरह है बॉलीवुड के लिए, जिससे समझा जा सकता है कि स्टार पावर इंपॉर्टेंट नहीं है एक कहानी के सक्सेस के पीछे, नाम नहीं काम बोलना चाहिए आपका। बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका जो नैरेटिव है, जो स्टोरी है, वो कंपेलिंग, इंगेजिंग एंड ऑथेंटिक होनी चाहिए, उसमें एक न्यूनेस होनी चाहिए, एक अपील होनी चाहिए, जो कि बॉलीवुड अभी लैक कर रहा है। अगर वो बॉलीवुड इस्टेब्लिश कर लेता है तो फ्यूचर में बॉलीवुड फिर से अपने जिस स्टेचर पे था वहाँ पे जाके खड़ा होगा। सो एट एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि बॉलीवुड में क्रिएटिव करेज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ऑथेंटिक होने की ज़रूरत है, रियल भी। बाकी तो बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा रिसेशन आया हुआ है, जिसके कारण भाई जो भी वो वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमेशा फेल कर जा रही है। मतलब एक भी साइकिल है, फाइनेंशियल प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड के प्रोड्यूसर से बढ़ चुका है, एंड वो इसी रीज़न से सेफ चॉइसेस को अप्रोच कर रहे हैं, एंड वो सेफ चॉइसेस उन्हें वो आउटपुट नहीं दे पा रहे जो उन्हें चाहिए। एंड भाई ये पूरा एक डिजास्टर हो चुका है। बेसिकली पूरी एक साइकिल है, मतलब भाई पिक्चर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, वो बोल रहे हैं ठीक है भाई हम रीमेक कर देंगे, सीक्वल्स कर देंगे, फिर वो रीमेक एंड सीक्वल परफॉर्म नहीं कर रही, फिर उनके पास पैसे नहीं है। टोटली पूरी रिसेशन में जा चुकी है भाई अपनी बॉलीवुड एज ए इंडस्ट्री, क्योंकि भाई ना कोई अच्छी फिल्में आ रही हैं, ना ही कोई अच्छी मूवीज़ बहुत ज़्यादा फट रही। मतलब भाई साल में एक मूवी 1000 करोड़ कमा ले, इसका बजट ही 800-500 करोड़ हो, तो भाई उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि 90% ऑफ द बिग बजट पिक्चर फ्लॉप कर जा रही है। मिड बजट फिल्मों में भी वही हाल है, जो कि भाई 100 करोड़ में बनती हैं, पैसे नहीं कमाती है। तो बेसिकली पूरा जो ये बॉलीवुड एज इंडस्ट्री है ना, उसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ चुका है। एंड ऐसा मेरा कहना नहीं है भाई, बहुत सारी रिपोर्ट्स का कहना है। एंड भाई हमें तो दिख ही ना रहा है भाई, कोई पिछले 3 से 4 साल से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, बट 3-4 सालों में मैंने कभी भी ऐसे मतलब नहीं रहा कि भाई मूवीज़ बहुत ज़्यादा अन करी। 2-3 मूवीज़ हैं जैसे पठान, अपनी जवान, और 1-2 मूवीज़ थी जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। बाकी सारी मूवीज़ तो भाई पिटी ही हैं बॉलीवुड की, मतलब अपने बजट को भी रिकवर नहीं कर पाई हैं। मेरी आशा है कि आपको ये वीडियो इंगेजिंग, एंटरटेनिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग लगी होगी। अगर लगी है तो मुझे आपका एक ओपिनियन चाहिए, मतलब मुझे बेसिकली जानना है कि आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड के फेलियर के पीछे चेंजिंग ऑडियंस डायनामिक है या फिर कोई और रीजन है बॉलीवुड के फेलियर का। टिल देन, बी अल्फा, बी क्रिटिक।